12 दिन तक इजराइल और ईरान की जंग चली। अमेरिका बीच में आया और दावा किया कि उसने सीज फायर करवाया था। हालांकि सीज फायर के दावे के बावजूद भी दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी थी। लेकिन अब यह लड़ाई और ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस सीज फायर के बाद एक तरफ ईरान ने अपनी सड़कों पर अपने देश के लोगों के साथ जीत का जश्न मनाया, ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तान ने अपने लोगों के साथ मिठाइयां सड़कों पर बांटी थी, आतिशबाजी की थी और जश्न मनाया था। ठीक वैसा ही जश्न ईरान ने भी मनाया है। तो इसके मायने क्या है वो भी समझेंगे आज, और इस जश्न के साथ ही माहौल को और ज्यादा टेंशन वाला बना दिया है। दरअसल विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने इजराइल को सही तरीके से रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ईरानियों की जटिलता और दृढ़ता हमारे शानदार कालीनों में प्रसिद्ध है, जिन्हें अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत और धैर्य के माध्यम से बुना गया है। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हमारा मूल आधार बहुत सरल और सीधा है। हम अपनी कीमत जानते हैं, अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और कभी भी किसी को भी अपना भाग्य तय करने की अनुमति नहीं देते। यदि राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में सौदा चाहते हैं तो उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह खामेनी के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को छोड़ देना चाहिए और उनके लाखे सच्चे अनुयायियों को चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। मतलब देखिए, सीधे तौर पर ईरान का यह कहना है कि उन्हें अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का जो अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका शब्दों के जरिए जिस तरीके से उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उससे ईरान खुश नहीं है। अब ट्रंप का वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाई देता हूं जिसमें इस भाषा का इस्तेमाल किया गया, किस भाषा का इस्तेमाल हुआ और क्यों ईरान खफा है। जो डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं, युद्धग्रस्त ईरान के तथाकथित सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने इतनी बेशर्मी और मूर्खतापूर्ण तरीके से क्यों कहा कि उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध जीता है, जबकि उन्हें पता है कि उनका बयान झूठ है। ऐसा नहीं है कि एक महान आस्थावान व्यक्ति के रूप में उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनका देश तबाह हो गया, उनके 3 पूरे परमाणु स्थल नष्ट हो गए और मुझे ठीक ठाक पता था कि वो कहाँ छुपे हुए थे, और मैं इजराइल या दुनिया में अब तक के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली अमेरिका सशस्त्र बलों को उनका जीवन समाप्त नहीं करने दूंगा। मैंने उन्हें एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया है और उन्हें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी। धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप। वास्तव में युद्ध के अंतिम चरण में मैंने मांग की कि इजराइल विमानों के एक बहुत बड़े बेड़े को वापस लाए, सीधे तेहरान की ओर जा रहे थे। मतलब जिस तरीके से तथाकथित सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह इस्तेमाल किया गया, और ट्रंप ने जो कहा कि उनके सशस्त्र बल जानते थे आयतुल्लाह खामेनी कहां है और बहुत बदसूरत मौत वो आयतुल्लाह खामेनी को दे सकते थे, लेकिन ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनी को बचा लिया। यह दावा किया गया है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और इसी भाषा को लेकर ईरान बहुत ज्यादा खुश नहीं था और उसने कहा कि अगर आपको ये चाहिए कि तरीके से काम हो, हमारी मिसाइलें इजराइल के ऊपर ना बरसें, तो फिर इजराइल को यह समझना होगा। इन्होंने कहा कि अपनी असली ताकत को उजागर करने में हम संकोच नहीं करेंगे। इससे पता चलता है कि सप्ताह के शुरू में लागू हुआ युद्ध विराम किस हद तक नाजुक है। महान और शक्तिशाली ईरानी लोग, ये मैंने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने कहा, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जब हम मिसाइलें दागेंगे तो डैडी ट्रंप के पास इजराइल भागा जाएगा, जिस तरीके से पहले वो गया था। अब ये डैडी शब्द कहाँ है? दरअसल नीदरलैंड में नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा था हेग शहर में। अब नाटो महासचिव मार्क रूटे ने ईरान और इजराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा कठोर भाषा का इस्तेमाल करने के लिए ट्रंप को डैडी कहा था। मार्क रूटे ने यह कहा कि ट्रंप ने लाइव टीवी पर जो एफ शब्द का इस्तेमाल किया था, मतलब एक तरीके से कहें कि गाली दी थी कि दोनों देश नहीं मान रहे हैं, मैंने सीज फायर करवाया, उसके बावजूद भी दोनों देश नहीं मान रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग दी थी। तब ट्रंप को डैडी से संबोधित किया था नाटो के जो महासचिव हैं मार्क रूटे ने। अब ये जो पोस्ट है और जिस तरीके से ईरान की तरफ से कहा गया है, ये दिखाता है कि सीज फायर दोनों देशों के बीच जरूर हो गया है, लेकिन ये हालात कभी भी बदल सकते हैं, हालात कभी भी नाजुक हो सकते हैं। ईरान की तरफ से कभी भी मिसाइलें बरस सकती हैं और इजराइल की तरफ से कभी भी फाइटर जेट
आ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो बात कही है कि सबसे बड़ा हमला तेहरान पर होने जा रहा था, यह बात ट्रंप ने बिल्कुल सही कही है। क्योंकि जिस वक्त रात को लगभग 2 बजे ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया, उस वक्त 12-12 घंटे का टाइम दोनों देशों को दिया गया था। 12 घंटे का टाइम ईरान को दिया गया था, फिर 12 घंटे का टाइम इजराइल को दिया गया था कि आप दोनों युद्ध विराम करिए। लेकिन इसी सीज फायर का ऐलान करते ही ट्रंप जैसे हर बार आते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर और ऐलान कर देते हैं सीज फायर का, तो तभी लगभग 2 दर्जन मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर दागी गई थी। और बहुत सारी मिसाइलें ऐसी थी जिन्होंने हिट किया था इजराइल की जमीन को। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम जो था वो ईरान की मिसाइलों को खत्म करने में इस बार बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ और इजराइल का बहुत इसमें नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान ईरान का भी बहुत हुआ है और इजरायलियों की तरफ से ऐसा दावा किया जाता है, ट्रंप की तरफ से ऐसा दावा किया जाता है कि तेहरान आधे से ज्यादा बर्बाद हो चुका है। B-2 बॉम्बर की कहानी हमने आपको बताई, आपने देखी किस तरीके से अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर भेजे थे। ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइटें थी, वो फोर्डो सबसे बड़ी साइट हो या फिर इस्फहान हो, तीनों साइटों को तबाह करने की बात ट्रंप ने कही। अपने ट्वीट में भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि जब यह हमला हुआ 22 जून को, उससे पहले ही 19-20 जून को वहां लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रक आए थे फोर्डो की जो न्यूक्लियर साइट थी, और वहां जो लगभग 840 पाउंड जो न्यूक्लियर यूरेनियम था, एनरिच्ड यूरेनियम था, 60% से ज्यादा जो एनरिच हो चुका था और अब लगभग 90% उसे पहुंचना था। लेकिन 90% पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त इसमें लगने वाला नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर लगता है, जो बलूचिस्तान वाला इलाका लगता है, वहां ईरान ने भेज दिया है, जिसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से डांटा भी गया है फोन करके। पाकिस्तान को सीधे फोन किया गया है और कहा गया है कि अगर इस तरीके की कोई हरकत होती है तो उसके लिए पाकिस्तान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ है, अगर ईरान का यूरेनियम पाकिस्तान में आया है, तो यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो उसे ढूंढे और अमेरिका को जानकारी दे। खतरा इस बात का इसलिए भी और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अमेरिका जानता है कि ओसामा बिन लादेन के बारे में डिनाई करता रहा था, इनकार करता रहा था पाकिस्तान, लेकिन आखिर में कहां मिला था ओसामा बिन लादेन? पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था। तो पाकिस्तान इस चीज को छिपा सकता है। जिस तरीके से सबसे पहले मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कही थी, उसे पूरा करने के, उस वादे को पूरे करते हुए ईरान की तरफ वो जा सकता है। लेकिन अब ईरान ने जिस तरीके से इस मामले को बढ़ाया है और ट्रंप को डैडी कहा है, इजराइल का ट्रंप को डैडी कहा है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि ईरान, मतलब उस जो कहा जा रहा था कि ईरान बहुत कमजोर है, लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, लेकिन ईरान का ये जो टेम्पर है, ईरान ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उसे देखकर ये तो कहा जा सकता है कि ईरान लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा है वो भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार, और ऐसा दावा किया जाता है कि ईरान की जो फैक्ट्रियां हैं वो लगभग 300 मिसाइलें हर महीने बनाती हैं। और जब हालात इस तरीके के हो जाते हैं तो मैन पावर बढ़ जाता है और ये क्वांटिटी भी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। और बहुत लंबे वक्त से ईरान मिसाइलें बना रहा है, इजराइल के पास उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइलें उनका तोड़ नहीं है। तो क्या अब ये सीज फायर वाकई में लागू हो गया है या अभी भी कुछ ऐसा बचा है जिसके बाद एक बार फिर से इन दोनों देशों के बीच की जो जंग है वो भड़क सकती है? बाकी जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल ट्रंप ने और जिस भाषा का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया, उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।